जी बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। भैया लास्ट क्लास में हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की सारी बात कर ली थी और हमने कुछ क्वेश्चंस को भी ट्राई करा। जो क्वेश्चन हमने ट्राई करे थे, आई होप कि वो आपने भी कर लिए होंगे। पता है क्या, इसको टुकड़ों में करना सीखो। पहले सी एफ ओ ए के क्वेश्चन करो, फिर सी एफ आई ए यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग के अलग करो, इन्वेस्टिंग के अलग करो, और आज की क्लास में फाइनेंसिंग के करेंगे। फिर आप देखोगे ना कि बाद में आपको सारे क्वेश्चन यानी कि तीनों की तीनों एक्टिविटी कंबाइन करके आपको क्या बनाने के लिए बोलेगा क्वेश्चन, सीएफएस, जो कि आज हम बात कर लेंगे क्योंकि कंबाइन की बात अभी तक मैंने नहीं करी है क्लास के अंदर। चलिए भैया, आज की क्लास में क्या मुद्दा है? आज की क्लास का मुद्दा है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भैया सबसे पहले मैं चाहूंगा एक रफ आइडिया के लिए आप प्लीज ये सारी चीजें उतार के रखें, फिर मैं बताना शुरू करता हूँ कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में होता क्या क्या है। कम ऑन, इसको जल्दी से नोट करिए, फिर देखेंगे इसमें जो जो बातें हैं। अच्छा, इन नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। राइट, सारी इनको ठीक है, पॉज करके उतार लिया होगा आपने। भैया मैं ना आपसे यहाँ पर कुछ बातें पहले तो ये करना चाहूंगा कि भैया देखो, कुछ बातें ये ध्यान में जरूर रखना कि भैया जो आपके लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, जो आपके लिए माइट बी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो किसी और के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो सकती है। भैया मैं एक एग्जांपल दूंगा और वो ग्राफ जो कल वाला था वो मैं बता चुका हूं आपको। देखो, अब मान लीजिए मैं बात करता हूं इंडिया बुल्स की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया बुल्स की। भैया वन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, मैंने फाइनेंस में काम करता है इंडिया बुल्स, या फिर आप ले लीजिए आईसीआईसीआई बैंक। मैं इन दो की बात करता हूं, और मैं बात करता हूं यहां पर पीसीसी लिमिटेड। इन दोनों की बातें करता हूं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से समझना, भैया हुआ क्या, मेरे एक दोस्त को, मिस्टर एक्स को, कुछ पैसे की जरूरत थी। मान लो कि उसको 2 करोड़ रुपए की जरूरत थी। वो मेरे पास आया, मैंने कहा देख मेरे पास 1 करोड़ रुपए रखा हुआ है, तू ले जा, पर मैं तेरे को ऐसे नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरे पीसी से लिमिटेड का पैसा है। तो मुझे भैया कुछ तो चाहिए, मुझे मार्केट वैल्यू से मैच करना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट तू मुझे ओसी तो दे दे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो दे दे। मीन्स कि अगर मैं ये 1 करोड़ रुपए तुझे नहीं देता तो मैं करता क्या इसके संग। तो भैया उसने बोला कि आप बैंक में पड़े रहने देते। मैंने कहा नहीं, मैं इसका बॉन्ड खरीदता। तो मैंने कहा ठीक है। तो भैया बॉन्ड अगर मैं खरीदता तो मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता, मुझे 10% इंटरेस्ट मिलता। मैंने उसे बोला कोई बात नहीं, तू 1 करोड़ पे मुझे 10% यानी कि 10 लाख रुपए हर साल का तू मुझे इंटरेस्ट पे कर दियो। 10% पर एनएम था, पूरे साल का था, तो 10 लाख रुपए तू मुझे इंटरेस्ट पे कर दियो। भैया बाकी के 1 करोड़ रुपए के लिए, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट थी भैया वो 2 करोड़ रुपए की थी, बाकी की इसके लिए किसके पास गया, ये इसके पास गया, आईसीआईसीआई बैंक या इंडिया बुल्स के पास। उन्होंने बोला ठीक है सर, हम आपको देंगे, क्या दिक्कत है। भैया पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा 10%, और 10% से मतलब आप हमें पे करोगे 10 लाख रुपए इंटरेस्ट पर एनम। अभी बात समझना, यहाँ पर बात ये नहीं चल रही कि क्या रेट होने वाला है, क्या रेट नहीं होने वाला, वो बैंक रेट, रेपो रेट, वो बात की बात है, ठीक है। वो आप सीख जाओगे आगे जाकर। आप ये समझो कि यहाँ भी 10 लाख रुपए इंटरेस्ट, यहाँ भी 10 लाख रुपए इंटरेस्ट। अब दिक्कत ये आई कि जब मेरा अकाउंटेंट पता क्या कौन था, आपके जैसा, मिस्टर चंपक, मिस्टर एक्स चंपक। भैया नाम एक्स था और सरनेम चंपक था। एक्स चंपक क्या हुआ, वो हम दोनों का अकाउंटेंट था। मींस पीसीसी लिमिटेड की भी बुक्स वही बनाता था, और भैया जो आईसीआईसीआई बैंक है उसकी बुक भी वही बनाता था। चंपक भैया हम जैसे किसी टीचर से पढ़ा हुआ था, तो उसने सीएफएस बनाया। हुआ क्या, भैया चंपक ने बोला कि ये 10 लाख रुपए शो करने चाहिए कहां पर, सीएफआईए में, सॉरी, सीएफएफए में, और ये शो करने चाहिए मुझे सीएफ आईए में। चंपक ने मुझे कुछ ऐसा बोला। भैया मैं दोनों बात से एग्री नहीं करा। मैंने कहा कि ये दोनों तुम चंपक गलत बोल रहे हो, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है और ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी भी नहीं है। मैंने कहा क्यों क्यों क्यों, बताओ चलो सुनो। भैया देखो, चंपक बोलेगा कि देखो ये फाइनेंसिंग है या नहीं मुझे नहीं पता, ये फाइनेंसिंग है या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं पीसीसी लिमिटेड के लिए डेडली श्योर हूं ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनेगी, ये ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग तो कतई नहीं बनेगी। मैंने कहा क्यों। उसने बोला, चंपक ने बोला कि देखो सर, आप जो ये 10 लाख, ये जो आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हो ना, ये आप इंटरेस्ट कमाने के लिए लगा रहे हो, और इंटरेस्ट कमाना आपका मुद्दा नहीं है। पीसीसी लिमिटेड से हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। पीसीसी लिमिटेड का धंधा है पैसे कमाना, बच्चों को पढ़ाकर, बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमाना है। तो ये जो आप इंटरेस्ट कमा रहे हो ना सर, ये आपका सेकंड बिजनेस है, और सेकंड बिजनेस यानी कि आप कह सकते हो कि इन्वेस्टमेंट के तौर पे है। ये आपका फाइनेंसिंग से रिलेटेड नहीं है, ना ही ये आपका ऑपरेटिंग से है। तो मैंने कहा चंपक बिल्कुल ठीक, ये सीएफआई है, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर मैंने उससे बोला चंपक ये तूने फाइनेंसिंग में क्यों लिखा, ये तूने फाइनेंसिंग में क्यों लिखा, ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी नहीं है। चंपक ने बोला क्योंकि ये आईसीआईसीआई बैंक फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है, तो इसका ये फाइनेंसिंग काम है। गलत, गलत, ये इसका फाइनेंसिंग काम नहीं है। अब ध्यान से सुनना,
भैया ये ना इसका फाइनेंसिंग काम नहीं है, ये इसका ऑपरेटिंग काम है। ये इसका ऑपरेटिंग काम है। क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ मिस्टर एक्स को लोन नहीं देता। वो एक्स, वाई, ज़ेड कोई कंपनी आ जाए, कोई कॉर्पोरेट आ जाए, कोई फर्म आ जाए, कोई एलएलपी आ जाए, कोई भिखारी आ जाए, कोई भी आ जाए, वो सबको क्या करता है लोन देता है। मीन्स आईसीआईसीआई बैंक का प्राइमरी काम ही क्या है? लोन देना, उस पे पैसे कमाना। तो भैया मैं कहूँ कि इसके लिए तो ये गलत हो गया चंपक, बट चंपक इसके लिए सही होगा। चंपक हमेशा सही नहीं हो सकता ना। तो चंपक ने क्या बोला कि भैया ये क्या बनेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब मैंने कहा एग्जाम्पल को चेंज करते हैं। मान लो भैया आईसीआईसीआई बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक ने भैया कुछ डिबेंचर इशू करे, ठीक है, और पीसीसी लिमिटेड ने भी कुछ डिबेंचर इशू करे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर हम दोनों ने ही, अच्छा ये मैंने ना ओए और एफआईए का झगड़ा हटा दिया, अब मैं आ रहा हूं फाइनेंसिंग में। इन दोनों ने इशू करे। अब चंपक ने बोला कि ठीक है भैया, ये हो गया इसका सीएफओए और ये हो गया इसका सीएफ क्या कहते हैं, मैं बोलता हूँ एफए। मैंने कहा क्यों चंपक? भैया देखो, उसने बोला सुनो भैया, आप ना फाइनेंसिंग कंपनी नहीं हो, आप फाइनेंस का जुगाड़ कर रहे हो। जब भी आप मार्केट से पैसा रेज़ करोगे, कैपिटल रेज़ करोगे, वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगा। मैंने कहा, वाह चंपक, क्या पढ़ाया था मैंने तुझे, तुझे आज तक याद है? उसने कहा, हाँ बिल्कुल। उसने तो भैया उसने बिल्कुल सही करा। अगर पीसीसी लिमिटेड यानी कि कोई नॉन फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट पैसा रेज़ कर रही है डिबेंचर के थ्रू, इक्विटी के थ्रू, प्रेफरेंस के थ्रू, तो या फिर बैंक लोन के थ्रू, तो भैया वो क्या बनने वाला है? सीएफएफए, यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर मैंने कहा चंपक, ये क्या बुक बनाई है तूने? उसने बोला कि सर सही तो है, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट अगर पैसा रेज़ करती है तो वो सीएफओए यानी कि ऑपरेटिंग में तो आता है। मैंने कहा गधे, कैसी बात कर रहा है? फाइनेंसिंग करे या नॉन फाइनेंसिंग करे, अगर वो कैपिटल रेज़ कर रही है, तो इसका सिंपल मतलब सिर्फ यही है कि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी कर रही है। चंपक तू यहाँ भी गलत हो गया, तू सीख ले, तू सीख ले सही से। और एक बात सीख ले बस, फाइनेंसिंग हो या नॉन फाइनेंसिंग एंटिटी हो, अगर वो डिबेंचर इश्यू करती है, अगर वो लोन लेती है कहीं से, भैया डिबेंचर इश्यू करने का मतलब लोन लेना, लोन लेती है, भैया वो प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है, वो इक्विटी शेयर इश्यू करती है, वो बॉन्ड्स इश्यू करती है, वो इनमें से कुछ भी इश्यू कर रही है, मैं कहूँ कैपिटल एम्प्लॉयड में जितनी भी चीजें एलिजिबल है, वो अगर इश्यू कर रहा है कोई भी कंपनी, फाइनेंसिंग या नॉन फाइनेंसिंग, तो वो उसकी ऑब्वियसली फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनेगी। मींस अगर पीसीसी लिमिटेड ने मान लो इक्विटी शेयर इश्यू करे, फाइनेंसिंग है। आईसीआईसीआई बैंक ने इक्विटी शेयर इश्यू करे, फाइनेंसिंग है। भैया आईसीआईसीआई बैंक ने डिबेंचर इश्यू करे, फाइनेंसिंग है। पीसीसी लिमिटेड ने डिबेंचर इश्यू करे, फाइनेंसिंग है। प्रेफरेंस शेयर इश्यू करे, दोनों के लिए फाइनेंसिंग है। भैया याद रखना आता क्या है वहां पर? कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन ऑफ इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लोन्स एंड देयर रिलेटेड एक्सपेंसेस, भैया हमें यकीन नहीं हो रहा, तो भैया एक काम करिए, आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं क्या दिलाऊं आप लोगों को? यकीन के लिए आपको क्या करूं, मैं आपको नोट करा देता हूं कुछ। जी भैया आप नोट ही करा दीजिए, है ना? तो भैया वो लास्ट वाला आपका कॉलम अगर आपने उतारा नहीं था, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू, यहाँ तो किसी और वे में लिखा हुआ है, मैं अपनी लैंग्वेज में भी लिख देता हूँ। मतलब ये भी मेरी लैंग्वेज है, बट वो उस टाइम की लैंग्वेज हो गई। कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू ओनरशिप, बोरोइंग एंड देयर रिलेटेड कॉस्ट और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। एक काम करूँ, इसको ईज़ी लैंग्वेज में अगर आपके पास कहीं भी जगह है, तो ऐसे लिखो, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। मैं अलग-अलग नाम लिख रहा हूँ, वैसे तो वैसे ही लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ही आ गया ना डिबेंचर, बट फिर भी आप लिख लो एक तरीके से, ठीक है? एंड देयर रिलेटेड कॉस्ट लाइक इंटरेस्ट, लाइक डिविडेंड, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन। लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब ये फाइनेंसिंग में आएगा। अंडरराइटिंग कमीशन, और एक और चीज़ लिखो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ये सारी चीजें लिख लो इसमें, ये सारी चीजें डिबेंचर्स में पढ़नी है आपको, तो ये सारी चीजें लिख लो। ये सारी चीजें आपने लिखी, और इसके बाद प्लीज आप आइए यहाँ पर, इस वाली कैटेगरी में। कल स्टार वाली कैटेगरी तो पूरी कर ली थी, हैश वाली को मैंने बोला था बाद में कराऊंगा, अब सुनना ध्यान से। भैया एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप अगर कोई इंटरेस्ट पे करते हो, आप डिविडेंड पे करते हो, तो आप क्या करते हो? भैया बहुत दुख था इसमें, हम आपको क्या बताएं। अगर आप कोई भी डिविडेंड पे करते हैं भैया, तो आपको क्या करना होता है? भैया आपको प्लस करना होता है। ये देखिए, मैंने आपको क्या बताया था, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने से पहले अगर आपने कोई भी डिविडेंड पे करा है, जैसे वो किस किस नाम से होता है, इंटीरियम डिविडेंड,
प्रपोज डिविडेंड कौन सी ईयर का भैया? भैया प्रीवियस ईयर का, क्योंकि हम उसे मान लेते हैं इस ईयर करंट है, इस ईयर वो पे हुआ होगा। इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, कोई भी नाम हो, डिविडेंड पेबल को नहीं छूना बच्चों। मैं रिवाइज करा रहा हूँ, डिविडेंड पेबल को मत छूना। पेबल का मतलब अभी पे नहीं हुआ है। इंटीरियम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का मान लेंगे, इस साल पे हो चुका है भैया। साथ साथ अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हुआ तो प्रेफरेंस शेयर का अगर कोई डिविडेंड है, और अगर प्रेफरेंस शेयर से और क्वेश्चन साइलेंट है तो भी पे कर दो। दूसरी बात भैया, कोई इंटरेस्ट भी हो सकता है, किस किस का भैया? लोन्स का हो सकता है, डिबेंचर का हो सकता है, किसी भी बैंक लोन का हो सकता है। वो सारा क्या करना होता है आपको वहां पर, यहाँ पर एड बैक। बट यहाँ पर मैं कहूँ, यहाँ पर सिर्फ आपका डिविडेंड आता है, भले ही वो इक्विटी से रिलेटेड हो, भले ही वो प्रेफरेंस से रिलेटेड हो, यहाँ पर सारा डिविडेंड आता है भैया। इंटरेस्ट कहाँ पर आता है? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जब आप एड बैक करते हो तो इंटरेस्ट पेड आता है ना आपका भैया। नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश में जब आप इंटरेस्ट को करते हो तो एड बैक कर देते हो। तो ये दोनों चीजें जो यहाँ पर आप एड बैक कर रहे हो, वहां नेट प्रॉफिट में, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में जो एड बैक कर रहे हो, वो भैया अब आपकी फाइनेंसिंग में माइनस होने, वो आपकी फाइनेंसिंग में माइनस होने वाली है। मींस कल की क्लास में मैंने भैया आपको कैसे फिक्स एसेट से किससे ऑपरेटिंग में कैसे जाते हैं, बहुत चीजें बताई थी भैया। लॉस बताया था, डेप्रिसिएशन बताया था, दोनों चीजें बताई थी, लॉस गेन और डेप्रिसिएशन, तीन चीजें। यहाँ पर आपको क्या देखनी है? दो चीजें भैया। ऑपरेटिंग में अगर आप कोई इंटरेस्ट एडजस्ट कर रहे हो, ऑपरेटिंग में कोई डिविडेंड एडजस्ट कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, वो भैया फाइनेंसिंग में आपका जाकर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग में अगर कोई इंटरेस्ट और डिविडेंड आप एड बैक कर रहे हो तो भैया फाइनेंसिंग में जाकर वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ऑब्वियसली, बिकॉज वो आउटफ्लो है, बिकॉज वो आउटफ्लो है। इंटरेस्ट पे करना आउटफ्लो है, डिविडेंड पे करना आउटफ्लो है। डिविडेंड रिसीव्ड होता इन्वेस्टिंग में आता, क्योंकि वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। बट अगर आप पे कर रहे हो तो कहां पर आएगा? वो सारा का सारा कहां पर आएगा? फाइनेंसिंग में भैया। अगर मैं आपको सबसे नीचे वाली लाइन में लाऊं, जहां पर मैंने लिस्ट बोली थी उतारने के लिए, हाँ भैया आपने बोली तो थी, पर हमने पता नहीं उतारी भी या नहीं उतारी। उतारी नहीं है तो उतार लोगे तो भैया। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आपको एक बार नजर मरवाता हूँ। देखो क्या बोला हुआ है यहाँ पर मैंने, यहाँ पर क्या बोला हुआ है मैंने भैया? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। अगर आप इश्यू कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा भैया। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हो तो यहाँ पर आएगा, बट नेगेटिव फिगर कैसे आएगा भैया? रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स कभी पॉसिबल ही नहीं है। रिडम्पशन ऑफ इक्विटी शेयर्स सॉरी, कभी पॉसिबल नहीं है अनटिल अनलेस वहां लिक्विडेशन नहीं होगी, वहां भी रिडम्पशन नहीं होती, बस जो पैसा बचा हुआ वो देते हैं। डिबेंचर को इश्यू कर रहे हो तो आएगा, डिबेंचर को रिडीम कर रहे हो तो वो आ जाएगा भैया। इंटरेस्ट पे कर रहे हो किस पे भैया? डिवेंचर्स पे, लोन पे, वो आ जाएगा यहाँ पर। और कोई डिविडेंड पे कर रहे हो तो वो यहाँ पर आ जाएगा। कन्वर्सेंट डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, और साथ ही साथ अगर प्रेफरेंस का कोई डिविडेंड है तो वो भी यहाँ पर आएगा। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख कर रखी हुई है भैया। बेटर क्या रहेगा, आ जाइए बैक टू द क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन को हम डिस्कस करके ही यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा आगे चला गया, आप आइए थोड़ा सा पीछे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेट नहीं, आप थोड़ा और पीछे आइए और आ जाइए आप लोग कहाँ पर? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग है ये। इन्वेस्टिंग हम पिछली क्लास में पूरा कर चुके हैं। आप आइए बच्चों फाइनेंसिंग में, कहाँ पर है? हाँ ये रहा, फाइनेंसिंग में आइए। आपको सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली समझ आने लग जाएंगे, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं आएगी आपको। चलो यह सबसे इजी क्वेश्चन है शायद। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट्स कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लॉन्ग टर्म लोन था, 2021 में 2 लाख का था, 2022 में भैया 2.5 लाख का हो गया। दैट मीन्स 2021 में 2 लाख का था, 2022 में 2.5 लाख का हो गया। इंटरेस्ट नहीं मानोगे कि इंटरेस्ट जुड़ गया होगा, आप क्या मानोगे कि भैया फॉर श्योर आपने क्या करा होगा? और लोन ले लिया होगा। तो हम क्या लिखेंगे? लोन, यहाँ पर लिखा तो नहीं है? अच्छा नहीं सॉरी, एक और चीज लिखी हुई है। चलो एक काम करते हैं, प्लीज एक चीज एक बार मुझे स्किप करने देना। मतलब हाँ, ये वाली लाइन ना भी आप इग्नोर कर दो। अगर ये वाली लाइन आप इग्नोर कर रहे हो तो सिंपल सोच लो कि होगा क्या होगा? 2 लाख का लोन 2.5 लाख का हो गया, दैट मीन्स आपने और लोन ले लिया है। आपने और लोन ले लिया तो आप लिखोगे लोन टेकन 50,000, खत्म कहानी। ये आपका हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट नीचे यहाँ पर ना एक एडजस्टमेंट दे रखी है लोन को लेकर, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? एक लोन अकाउंट बनाना है। लोन अकाउंट भैया लाइबिलिटी अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस होगा कितना? 2 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? 2.5 लाख भैया, क्योंकि आपको पता ही है ना लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है तो क्रेडिट बैलेंस, राइट भैया। यहाँ पर बोल रहा है कि आपने ना लोन कितना रीपे कर दिया? 1 लाख। भैया अगर मैं लोन रीपे करूंगा तो एंट्री होगी लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यानी कि यहाँ पर मैं बैंक के नाम से मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 लाख रुपए मैं लिख सकता हूँ, राइट। अब इसको अगर आप ऐड करोगे तो ये हो रहा है 3.5 लाख रुपए। और अगर इधर बैलेंसिंग फिगर देखोगे तो इधर भी आ रहा है कुछ। तो भैया आप इधर लिखोगे 1.5 लाख रुपए, और आप यहाँ लिख दोगे बैंक के नाम से कि हमने और लोन ले लिया, हमने और लोन ले लिया। भैया देखो, आप इस साइड को ऐड करोगे तो 3.5 लाख आ रहा है। 3.5 लाख से आप जैसे 2 लाख माइनस करोगे तो इधर बैलेंस शीट फिगर आएगी, तो आप समझ जाना आपको कि आपने 1.5 लाख का लोन लिया है। ऑल्दो कुछ किया नहीं होगा, हालत यही बनेगी, अभी देख लेना। देखो लोन टेकन कितना आएगा? लोन टेकन का मतलब इनफ्लो है भैया। लोन लेना तो गंदी बात है ना, सिर्फ कैश सोचो, कैश आ गया ना आपके पास, तो 1.5 लाख का कैश आ गया, अच्छी बात है। लोन टेकन 1.5 लाख का पॉजिटिव। बट यहाँ पर लोन रीपे कर दिया आपने, रीपेड, लोन रीपेड। तो भैया लोन जब रीपे करोगे तो पैसा चला जाएगा, और कितना जाएगा? 1 लाख रुपए। तो जैसे आप 1 लाख को यहाँ पर माइनस करोगे, आपका आंसर 50,000 का आएगा। CFFA
यानी कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। भैया ये वाला ट्रीटमेंट नीचे वाला, क्योंकि ऊपर वाला हमने गलत पढ़ा हुआ, हमने आधा क्वेश्चन पढ़ा था, राइट। ये छोटा सा क्वेश्चन था, शायद आपने उतार भी लिया होगा अभी तक। क्वेश्चन नंबर 33 पे आइए। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना भैया। इक्विटी शेयर, अच्छा सुनो पहले कर लेते हैं, पहले फिर सस्पेंस बनाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 2021 से 22 में 1 लाख बढ़ गई, ठीक है भैया। तो मैं लिख रहा हूँ प्रोसीड फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर हम लिख देंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स भी ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, जो आपका मन करे। कितना हो गया? 1 लाख। फिर 12, इसको इग्नोर कर रहा हूँ। 12% डिवेंचर 1.5 लाख के थे, 1 लाख के हो गए। 1.5 लाख के थे, 1 लाख के हो गए, मतलब हमने रिफंड कर दिया, हमने रिडीम कर दिया। तो मैं लिखूंगा रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर, जो भी वहां लिखा हुआ है। कितना भैया? 50,000, तो 50,000 लिखूंगा। और रिडम्पशन करूंगा तो मेरा पैसा जाएगा तो नेगेटिव बैलेंस। और दूसरा क्या लिख रहा हूं देखना भैया, इंटरेस्ट। इनकी कॉस्ट आती है ना, तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए तो कोई डिविडेंड बोला नहीं है, बट इसके लिए इंटरेस्ट बोला हुआ है। कितना? 18,000, तो नेगेटिव बैलेंस यहां पर आ गया। अगर आप देखोगे तो भैया ये 68 हो रहा है। 68 1 लाख में से अगर आप 68,000 माइनस करोगे 68,000, तो आंसर आएगा आपका 32,000। बट आप देखोगे आपका आंसर 42,000 आ रहा है, गलत पे आ रहा है, और आना भी चाहिए। क्यों? अब एक बात समझो, एसपीआर रेस कहां कहां से होता है? तो एसपीआर सिर्फ एक ही जगह से रेस होता है, जब आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू हो रही है। दोबारा से भैया, एसपीआर बनाने का सिर्फ एक ही वो होता है कारण, कब बनता है एसपीआर? जब आपकी सिक्योरिटीज प्रीमियम पे इशू हो रही है। भैया सिक्योरिटी से आप, मेरा मतलब है शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स आप इशू कर रहे हो, और आप प्रीमियम पे कर रहे हो, फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो। यानी कि जो हम करते हैं ना प्रीमियम वाला, मोर देन फेस वैल्यू, तो आप भाई फेस वैल्यू से ज्यादा पे कर रहे हो। तो यहाँ पर एक बात सोचो कि एसपीआर जनरेट कैसे हुआ होगा। ये इक्विटी शेयर 1 लाख का इशू करा है आपने, और एसपीआर भी देखो 2.5 लाख से 260 का हो गया। एसपीआर भी बढ़ा है, तो भैया प्रोपोर्शनेटली इसके साथ ही बढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस एसपीआर, यानी कि यहाँ पर 10,000 रुपए यहीं पर लिख देंगे। एक लाइन में बता रहा हूँ, एसपीआर अगर रेज हो रहा है तो हम वो मान लेंगे कि भैया जो चीज भी वहां पर इशू हो रखी है, इशू हुई है, जैसे इक्विटी शेयर इशू हुआ है, डिबेंचर इशू हुआ है, या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू हुआ है, उसके संग हम एडजस्ट कर देंगे। भैया मान लीजिए यहाँ पर कुछ भी ऐसा इशू नहीं हुआ, बट एसपीआर बढ़ रहा है, तो कोई बात नहीं, आप प्रोसीड फ्रॉम एसपीआर लिख देना। एग्जामिनर समझ जाएगा कि मैंने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, बच्चे ने इनकम्प्लीट आंसर लिखा है। बट यहाँ पर केस में ये अंडरस्टूड है कि इक्विटी शेयर कैपिटल इशू हुई है, तो दैट मीन तभी एसपीआर भी आया होगा। तो ये 110 होगा। 110 में से जैसे 68 माइनस करोगे आप लोग, 1,10,000 माइनस 68,000, दैट इज 42,000। आपका सी एफ एफ ए आ रहा है, सी एफ एफ ए आ रहा है, राइट। हटाइए इसको। भैया और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 प्लीज टिक करके रख लीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपसे नहीं हुआ तो अब किसी से नहीं होगा। भैया इसका आंसर मैं यहाँ पर ऐसे रफ कर रहा हूँ, आपको दिखना नहीं चाहिए। 41,500, राइट। आपको दिखना नहीं चाहिए, ठीक है भैया, नहीं दिखेगा। अब एक बात सोचो भैया, नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है, ऊपर टिक मार लेते हैं भैया, बेटा प्लीज आ जाओ। इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 31 मार्च 2022, ऐसे कोई टिक मार लिया मैंने। इंटीरियम डिविडेंड, ठीक है हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स को कोई रिडम वो है, पे भी टिक मार लिया मैंने। 12% डिवेंचर, डिवेंचर पे भी कोई टिक है, मैंने मार लिया। अब सुनो भैया, याद रखना, यहाँ पर जब भी मैं इंटरेस्ट पे करूंगा, इंटरेस्ट पे होता है टाइम बेसिस पे। फाइनेंसिंग में मुझे क्या ध्यान देना है कि जो इंटरेस्ट पे होगा वो टाइम बेसिस पे होगा। तो भैया देखना पड़ेगा ना कि कौन से डिबेंचर कब इशू हुए थे। सेम विद डिविडेंड। मान लो आज के डेट पे मैं डिविडेंड इशू, आज के डेट पे मैं डिविडेंड को पे कर रहा हूँ, डिविडेंड पे कर रहा हूँ इक्विटी शेयर होल्डर को। पीसीसी लिमिटेड अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड दे रही है। भैया 10 लाख शेयर होल्डर, 10 लाख रुपए पे मैं 10% डिविडेंड पे कर रहा हूँ, यानी कि 1 लाख रुपए डिविडेंड पे कर रहा हूँ। हुआ क्या, मेरे सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि भैया कुछ कॉल्स आ रहे हैं। मैंने कहा बताओ क्या कॉल्स आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर कॉल ये आ रहे हैं कि आज हमने 2 लाख के और शेयर्स इश्यू करें। मैंने कहा हाँ, मतलब पिछले साल 10 लाख के थे, इसी साल 12 लाख के हो गए। तो वो सर वो 12 लाख वाले कह रहे हैं कि जो आप 10 लाख को डिविडेंड दे रहे हो 10%, तो हमें क्यों नहीं दे रहे? यानी कि जो 2 लाख वाले आज ही इश्यू करे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हमें डिविडेंड क्यों नहीं पे कर रहे? मैं कहूंगा चाटा मारूंगा उनको। क्यों? भैया जो ये 10 लाख पे कर रहा हूँ, ये मेरे संग साल के शुरू से है। तुमने आज मुझे पैसा दिया है, तुम्हें आज इश्यू कर रहा हूं मैं अपनी शेयर होल्डिंग, और तुम आज ही से डिविडेंड मांग रहे हो? ऐसा नहीं होता। ये जिनको समझ नहीं आया वो यहाँ देखो। देखिए, मान लीजिए पीसीसी लिमिटेड में 2022 में यहाँ पर 10 लाख में थे। 2023 में मैं 12 लाख पे पहुंच गया। मैंने 10% अनाउंस कर दिया, एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैंने अनाउंस कर दिया कि 10% दूंगा। तो वो मैं दूंगा इस पे। पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो 2 लाख हैं, ये मैंने ईयर एंड पे इशू करे। ईयर एंड यानी कि 31/3/23 को मैंने इशू करे। ये मैंने 31/3/23 को इशू करे हैं, साल के एंड में इशू करे हैं। तो भैया ये 2 लाख पक्का यहाँ नहीं आएंगे। भैया लेट्स से कि ये 2 लाख रुपए भी मैंने, ये तो ये बताओ ये कहाँ का बैलेंस होता है? ये होता है 31/3/22 का।
तो अगर मैं बोलूँ कि ये 2 लाख मैंने 1/4/22 को इश्यू करे तो मिल जाएगा, तो मिल जाएगा। तो भैया मैं 12 लाख पे दूँगा। आपको यहाँ पर डेट चुरानी पड़ेगी क्वेश्चन से। भैया को डेट नहीं बताएगा क्वेश्चन तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डेट ना बताए। डेट क्वेश्चन 100% बताएगा। ये क्वेश्चन उसका एक एग्ज़ाम्पल है। ये क्वेश्चन उसका एक एग्ज़ाम्पल है। आपको डेट देखनी पड़ेगी। अभी जिनको फिर से समझ नहीं आया वो उनको दोबारा समझ आएगा सुन। भैया इक्विटी शेयर वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2022। भैया 4 लाख से 5.25 के आपके इक्विटी शेयर कैपिटल हो रही है, ठीक है? आप लिखोगे प्रोसीड फ्रॉम इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, मैं लिख रहा हूँ 1,25,000 ये इनफ्लो है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना। भैया आप एक बात बताओ, यहाँ पर लिखा हुआ है इंटीरियम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर वाज़ पेड 15%। मैं लिख रहा हूँ डिविडेंड, मैं ऐसा लिख देता हूँ सीधा, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स। तो भैया यहाँ पर आप बताओ 4 लाख पे 15% होगा या 5-25 पे? द आंसर इज 4 लाख पे। क्योंकि भैया देखो ये हुआ 31/3/21, ये हुआ 31/3/22। भैया आप बना भी 31/3/22 को ही रहे हो और आज ही आपने इश्यू करे और आज ही आप दे दोगे, तो बाकी के शेयर होल्डर बहुत नाराज़ हो जाएँगे और जो आज शेयर होल्डर बने हैं वो बहुत खुश हो जाएँगे। तो ना बाबा ना, मुझे ऐसा नहीं करना। मैं कितने पे दूँगा? 4 लाख इंटू 15% दैट इज 60,000 और फॉर श्योर ये नेगेटिव होगा क्योंकि डिविडेंड पे कर रहा हूँ। तो यहाँ देखा आपने कि भैया यहाँ देखो ना लिखा हुआ है 31 मार्च 2022 को, यानी कि आज ही इशू कर रहे हैं मैंने इनको और आज ही इनको डिविडेंड दे दो, तो ये तो कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रहा, राइट? तो भैया ये मैंने यहाँ नेगेटिव डाल दिया। अब यहाँ देखो 10% प्रेफरेंस शेयर्स, भैया कितना था? 550 से 4 लाख हो गया, तो मैं लिखूं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है? अब यहाँ 550 से 4 लाख हो गया, मैं कहूँ कि 1.5 लाख रुपए की मैंने यहाँ रिडम्पशन कर दी। कितने की? 1.5 लाख की मैंने रिडम्पशन कर दी, तो आउटफ्लो ऑफ मनी है। प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 31 मार्च 2022, यानी कि साल के आखिरी में एंड कर रहा हूँ इसको भी, एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, यानी कि प्रीमियम पे करा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना, प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एक बात सुनो, क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपने प्रीमियम पे करा ना वो एसपीएल में चार्ज करा। भैया ये लाइन लिखे या ना लिखे, ये लाइन लिखे या ना लिखे, प्लीज फोकस करना, इसलिए मैं चिल्लाया। यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस, कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ये लिखा है वो लिख देना यहीं से। भैया कहाँ लिखा है? यहाँ कुछ नहीं लिखा, तो भैया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स सही रहेगा। कितना? 5%। तो मैं कहूँ 1.5 लाख का 5% बनेगा आपका 7500, 7500, 7500 और नेगेटिव। भैया एक बात बताओ, ये लाइन फिर इन्होंने लिखी क्यों? प्रीमियम वाज पेड डेबिटेड टू द एसपीएल। सुनो बच्चों, अब ये अच्छे से इसको याद रख लेना। अगर एग्जामिनर कहीं भी कोई नेगेटिव पॉइंट बनाएगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। भैया ये जो प्रीमियम होता है, लॉस होता है इश्यू करते समय, भैया या फिर शेयर इश्यू एक्सपेंसेस के जो भी चार्जेस होते हैं उनको राइट ऑफ करने के 3 चीज़ें देता हूँ मैं। एसपीआर, सीआर और एसपीएल, यानी कि जो रिदम है, यानी कि जो लेवल है, वो पहले एसपीआर को लेता है, फिर सीआर को लेता है, कैपिटल रिजर्व को, लास्ट में एसपीएल पे आता है, यानी कि लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आता है। भैया अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो आपको दिमाग को शांत रखना और एसपीएल पे चार्ज नहीं करना है। पर यहाँ तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। भैया आपको एक्सपेंस तो यहाँ दिखाना ही पड़ेगा ना। देखो, आपको यहाँ दिखाना ही पड़ेगा। मैं आपसे एक बात बोलूँ, भैया रिडम्पशन ऑफ शेयर्स कर रहे हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कर रही है आपने, अभी कितने करे? 1.5 लाख के। इसकी कोई भी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज नहीं होती। इसकी कोई भी एंट्री एसपीएल से चार्ज नहीं होती। आप एक सीआरआर बनाते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, और आप इसको रिडीम कर देते हो। अब सुनना, अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सीआरआर का भी तो वही बेस हो सकता है, पर सुनो, सिंपल बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो सुन लो, क्योंकि पता है क्या है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आपके सिलेबस में नहीं है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, दिमाग ना कन्फ्लिक्ट कर सकता है। तो मैं 1-2 लाइन में बताने की कोशिश करता हूँ, सुनो। आपको जब भी यहाँ पर प्रीमियम बोले, डिस्काउंट बोले, आपको यहाँ पर तो शो करना ही करना है। पक्की बात है, यहाँ शो करना ही करना है। पर आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में उसको तभी एडजस्ट करना है, जब यहाँ क्वेश्चन स्पेशली बोल दे कि भैया प्रीमियम पेड वाज डेबिटेड टू द एसपीएल, तो डेबिट हुआ था तो भैया ये आपको ऐड बैक करना पड़ेगा वहां पर। 7500 रुपए आप एज अ नॉन कैश एक्सपेंस ऐड बैक मार दोगे, सीएफओए बनाते समय, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाते समय आप ऐड बैक कर दोगे। बट अगर क्वेश्चन ने नहीं कहा होता तो आप मान लेते कि ठीक है एसपीआर से एडजस्ट हो चुका होगा, सीआर से एडजस्ट हो चुका होगा, और लास्ट में एसपीएल आता है, तो एसपीएल अगर बोले तभी आपको लेना है, तो बोला हुआ है तो वहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर तो करना ही करना है, राइट? कम ऑन, ये हो गई आपकी 2 चीजें। उसके बाद अब देखते हैं किसका क्या बचा हुआ है। भैया डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स कौन देगा? भैया बोला ही नहीं है। इसको बोला हो या ना बोला हो, देना पड़ेगा। अब एक बात सोचो, 10% देना है क्योंकि मुझे 10% का रेट है। भैया 550 पे 4 लाख पे, भैया 4 लाख पे, क्योंकि आपने बोला था ईयर एंड वालों को देते हैं। देखो, देखो भैया 550 ना मेरे पास साल के शुरुआत में भी थे और एंड तक रहे हैं। बस ये जो बैलेंस है ना 4 लाख, ये 31/3/22 का है। भैया हुआ क्या देखो ना, यहाँ पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 मार्च 2022।
यानी कि आखिरी दिन ही रिडीम हुए। अब यहाँ पर तो शो नहीं करेंगे ना, माइनस कर दिया होगा ऑलरेडी। तो भैया आखिरी दिन रिडीम हुआ, तो दैट मीन्स कहूँ कि पूरा साल मेरे पास पैसा रहा है, तो भैया 5/50 पे 10% देना पड़ेगा मुझे यहाँ पर। 5,50,000 पे मैं 10% दूँगा, दैट इज़ 55,000, और ये मेरा नेगेटिव बैलेंस आने वाला है। ये मेरा क्या आने वाला है? नेगेटिव बैलेंस आने वाला है, क्योंकि पे कर रहा हूँ मैं। फिर आया है 12% डिबेंचर। भैया 1 लाख के आपने डिबेंचर इश्यू करे, 12% डिवेंचर ऑफ फेस वैल्यू 1 लाख वर इश्यूड ऑन 31 मार्च 2022। देखो, इश्यू कब कर रहा हूँ? लास्ट डे। रिडीम भी कम कर रहा हूँ? लास्ट डे। अगर रिडीम भी लास्ट डे कर रहा हूँ तो कोई बात नहीं, पूरे के पूरे ओपनिंग बैलेंस पे क्या दे दो आप? डिविडेंड दे दो। बट अगर मैं इश्यू कर रहा हूँ लास्ट डे, तो भैया मेरे को पूरे ओपनिंग बैलेंस, मुझे क्लोजिंग बैलेंस पे नहीं देखना है। देखो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो। भैया इक्विटी शेयर देखो कब इश्यू हुए थे आपके? ईयर एंड पे। ईयर एंड पे हुए थे, तो भैया मैं 4 लाख यानी कि ओपनिंग बैलेंस पे ही क्या देने वाला हूँ? वो देने वाला हूँ, डिविडेंड। सेम अगर यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए हैं मेरे? रिडीम हुए हैं आखिरी डेट पे, तो भैया मैं 5/50 पे, यानी कि सुनो, ओपनिंग बैलेंस को कब-कब आपको इंपॉर्टेंस देनी है? डिविडेंड पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको ओपनिंग बैलेंस ही लेना है कब? अगर जो आपका इश्यू और रिडम्पशन दोनों ईयर एंड पे हो रहा है। मतलब भैया देखो, पहले वाले केस में जो इक्विटी शेयर है, वो जो इश्यू हो रहे हैं, वो लास्ट डेट पे हो रहे हैं। तो ओपनिंग बैलेंस पे ही दिया है मैंने, 4 लाख पे ही दिया है मैंने वहाँ पर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स वाले पे जो रिडीम हो रहे हैं वो ईयर एंड पे हो रहे हैं, 31 मार्च 2022 को हो रहे हैं। तो भैया इस पे भी जो मैंने डिविडेंड दिया 5/50 पे दिया, यानी कि ओपनिंग बैलेंस पे दिया। अब तीसरा देखो डिबेंचर वाला, डिबेंचर 3 लाख से 4 लाख के हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। भैया पर इश्यू कब हुए हैं? भैया मैंने क्या बोला? इश्यू हो या रिडीम हो, ईयर एंड पे होने चाहिए। ईयर एंड पे हो रहे हैं तो ओपनिंग बैलेंस पे ध्यान दूंगा। सिंपल ये है, इश्यू हो, रिडीम हो, प्रेफरेंस हो, इक्विटी हो, डिबेंचर हो, अगर ईयर एंड पे हो रहा है क्या, या तो इश्यू या रिडीम, तो आपको ओपनिंग बैलेंस पे ही क्या देना है? इंटरेस्ट या डिविडेंड देना है। तो इसमें भी मैं बोलूँ कि भैया ईयर एंड पे हो रहा है, तो 3 लाख पे ही मैं क्या दे दूँगा भैया? इसको इंटरेस्ट दे दूँगा। तो पहले एक काम करते हैं, पहले तो डिबेंचर इश्यू की एंट्री मार देते हैं, तो 1 लाख, तो 1 लाख तो मेरे पास पैसा आया होगा, क्योंकि डिबेंचर इश्यू करूँगा तो पैसा आएगा 1 लाख रुपए का। और दूसरा डिबेंचर का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कितना रहने वाला है डिबेंचर का इंटरेस्ट बताओ? तो भैया 3 लाख का 12% मैं कहूँ 36,000 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे, 36,000 रुपए मुझे पे करने पड़ेंगे। तो अब मैं इसको ज़रा कैलसी में करके दिखा देता हूँ आपको। देखो भैया, सबसे पहले इक्विटी शेयर इश्यू करा 1/25 का। भैया डिविडेंड दिया मैंने इक्विटी शेयर को 60,000 का, मैंने माइनस कर दिया। भैया प्रेफरेंस शेयर्स मैंने रिडीम करे हैं 1.5 लाख के, मैंने माइनस कर दिए। भैया 7500 रुपए मैंने प्रीमियम पे करा है, प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स मैंने माइनस कर दिया। 55,000 रुपए मैंने प्रेफरेंस शेयर्स को क्या दिया है? डिविडेंड दिया, मैंने माइनस कर दिया। भैया 1 लाख रुपए के मैंने डिबेंचर इश्यू करे हैं, इनफ्लो है, मैंने ऐड कर दिया। भैया फिर मैंने माइनस कर दिया 36,000 रुपए का क्या? इंटरेस्ट किस पे? डिबेंचर्स पे। तो इसका आंसर आ रहा है 83,500 नेगेटिव। ये आपका आंसर आ रहा है 83,500 नेगेटिव का। तो इस क्वेश्चन में एक मिसप्रिंट है। आपका आंसर आप देखोगे कि मैच नहीं हो रहा है 41,500। मैं आपको रीजन बता देता हूँ, सुनो। पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है। भैया यहाँ जो ये डी आर आर दे रखा है ना, ये बाय मिस्टेक दे दिया है। ये बाय मिस्टेक दे दिया है। यू हैव टू कंसिडर इट एज अ एसपीआर। इसको आपको कंसिडर करना है एसपीआर, और इसका बैलेंस भी चेंज होगा। इसका बैलेंस क्या है? 1 लाख से 225 हो रहा है शायद, 225, आई एम नॉट श्योर, एक बार मैं करके देख लूं। 225 तो हाँ, सही है, सही है। ये 1 लाख से आपको कितना करना है? 225, 2,25,000। अगर ये सेम क्वेश्चन रहेगा तो हमारा आंसर यही आने वाला है 83,500 नेगेटिव, कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बट अगर आप इसको क्या करना है, आपको एसपीआर लिखना है, यहाँ पर डीआरआर की जगह आपको एसपीआर लिखना है। 1 लाख आपका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा और ओपनिंग बैलेंस 225 रहेगा। अब ध्यान से सुनना, या हमने ना 2 चीज़ें इश्यू करी थी, कौन-कौन सी? इक्विटी शेयर और डिबेंचर्स। अगर इन दोनों चीज़ों पे हम प्रीमियम माँगेंगे तभी एसपीआर बढ़ेगा। तो भैया मैं बोल दूँ, इंक्रीज़ इन एसपीआर 1.25 करके मैं सीधा इसमें अगर ऐड मार दूँ, इंक्रीज़ इन एसपीआर करके, एसपीआर 1.25 का एडिशन हो रहा है, मैं ऐड कर दूँ, तो मेरा आंसर 41,500 पॉजिटिव ही आ रहा है। मैंने अभी-अभी करके देख लिया, 41,500 माइनस अगर मैं 1.25 कर रहा हूँ, तो 83,500 नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। तो भैया ये आपको इसमें चेंज करना है। अगर भैया डायरेक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए पेपर में, तो आपको 41,500 नहीं लिखना है, आपको 83,500 ही लिखना है। 83,500 ही लिखना है, आप वहाँ करेक्शन थोड़ी करोगे, आपको सेम ऐसे ही करना है। और ये बुक में करेक्शन थी जो मैंने करवा दी, क्योंकि इसमें ना मेरा आंसर भी नहीं हो रहा था। ये इस साल के मॉड्यूल में है, पिछले साल के मॉड्यूल को मैं अब भी चेक करके बता देता हूँ तुम लोगों को। अब भी बता देता हूँ मैं। इस साल के मॉड्यूल में मेरा ऐसा कुछ क्वेश्चन फँसा नहीं था, या मैंने करवाया नहीं था। बच्चे भी ऐसे नालायक हैं, करा नहीं होगा उन्होंने। ये बिल्कुल सही है, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले साल के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 34 ही है। 41,500 ये आंसर आप चेक कर सकते हैं। ये 2000 हाँ, 21 का एडिशन है, 2022 का एडिशन होगा आप लोगों के पास। इसमें एसपीआर आपको क्या दे रखा है? 1 लाख क्लोजिंग और 2 सॉरी 1 लाख आपको दे रखा है ओपनिंग, और 225 आपको क्लोजिंग दे रखा है। भैया इसमें 21-22 का है ना, बस उसमें 20-21 का क्वेश्चन है। ये तो फॉर्मेट तो चेंज कर देते हैं, बट क्वेश्चन ना कुछ अच्छे से देखते हैं, ना रिव्यू करते हैं, सीधा डाल देते हैं।
बट कोई बात नहीं, अच्छी बुक बनाई हुई है अल्टीमेटली, क्वेश्चंस तो मिलते ही हैं हमें। भैया मैं तो साफ कह रखा है, मेरे पूरे बैच में आपको बुक नहीं देखनी है, सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं आपको। टीएस ग्रेवाल हो, डीके गोयल, आप उसपे क्वेश्चंस करिए दबा के। बिल्कुल सही है बेटा। 1 से 2 25 हो रहा है, 41 500 का आंसर आ रहा है, राइट? चलिए, भैया इसको करेक्शन मार लेना और अपने इसका इसका पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेना, राइट? भैया मैं एक बार और देख लूँ, कुछ और बच रहा है क्या? हाँ भैया देख लो, जल्दी देख लो। भैया उसके बाद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल नहीं कराने के मूड में, आप लोग कर लेना। ईज़ी है, मैंने देखा हुआ है, आप टेंशन ना लें। 36 में ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग का है, ठीक है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग का आप क्यों दे रहे हैं पता नहीं, देख लेना। भैया ठीक है, मेरे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर खत्म। मेरे क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर खत्म। क्वेश्चन नंबर 38 आपको ज़रूर करना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तीनों एक्टिविटी है, बहुत रफली दे रखी है, आप कर सकते हो इसमें। भैया अब मैं क्या प्लान कर रहा हूँ ना, 2-3 क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर लूँगा, जिसमें क्या होगा कि मैं पूरा का पूरा सीएफएस बनाऊँगा। बट मैं ना आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ अभी के अभी। भैया देखो, आपके ना 3 बैलेंस निकले होंगे। एक आपका निकला होगा सीएफओए, एक निकला होगा सीएफआईए और एक निकला होगा सीएफएफए। भैया देखो, आप बोलोगे कि भैया यूज़ भी तो हो सकता है इन तीनों में, जो आप इनफ्लो मान मान रहे हो, आउटफ्लो भी तो हो सकता है फॉर श्योर। मैं कहूँ ए, बी, सी। अगर भैया ये यूज़ होगा तो ए नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये यूज़ होगा तो बी नेगेटिव हो जाएगा, ये यूज़ हुआ तो सी नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, एक ही बात है। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनना। नाउ ए प्लस बी प्लस सी करोगे आप लोग। इसमें आपको क्या करना है, प्लस कर देना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आपको ऐड कर देना है, जो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है। और जो भी आपका आंसर आएगा, भैया आप देखोगे कि वो आपका क्या रहेगा, वो इज इक्वल्स टू आएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब आप ध्यान से सुनना कि आज जो मैं वो पहली क्लास में बता रहा था ना कि भैया सीएफएस एक तरीके से कैश अकाउंट है, आज मैं उसको कंक्लूड कर सकता हूँ। भैया आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन तीनों के रिजल्ट को जब आप ऐड करोगे और फिर इसमें आप ओपनिंग कैश को ऐड कर दोगे, तो जो भी आपका बैलेंस आएगा वो क्लोजिंग के बराबर होगा। लेट्स से मैं कहूँ कि ये 10,000 मान लीजिए, ये 2,000 मान लीजिए, रफली आइडिया दे रहा हूँ, ये 3,000 मान लीजिए, ये 15,000 है और ओपनिंग कैश आपका 2,000 था। आपने क्या करा, इसको ऐड करा, तो भैया ये 15 और 2 17। भैया ये जो 17,000 है ना, ये आपको आपकी बैलेंस शीट में आपको क्लोजिंग इक्विवेलेंट दिखेगा। जैसे ये 2000 रुपए आपको क्या दिखेगा, 2021 के बैलेंस शीट में दिखेगा और ये आपको 2022 के बैलेंस शीट में दिखेगा। जैसे ही आपका आंसर मैच होगा, आप खुशियां मनाना शुरू कर देना, एग्जामिनेशन हॉल में चिल्लाना शुरू कर देना। क्यों? क्योंकि आपका सीएफएस का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आ गया। बट एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, बट मुझे लगता है कि जो 6 नंबर के क्वेश्चन में ना, पूरा का पूरा सीएफएस कभी नहीं पूछा जाता, क्योंकि लास्ट ईयर का भी अच्छे से मुझे याद है, पूरा का पूरा सीएफएस नहीं पूछा गया था। उसमें प्रोपोर्शनेटली पूछा गया था, 2 एक्टिविटीज आपस में पूछी गई थी, जैसे शायद इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का क्वेश्चन था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का ही था। मैं आपको शायद चेक करके अभी के अभी बता सकता हूँ। शायद, नॉट श्योर कि मैं बता सकता हूँ या नहीं। ये क्यों नहीं बता सकते? मैं चेक कर लेता हूँ 1 मिनट। एसक्यूपी मैंने उसमें सॉल्व करवाया था। ये था ना सैंपल क्वेश्चन पेपर। ओके, मैं बता देता हूँ कौन-कौन सा था उसमें क्वेश्चन। पूरा ही था क्या? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है भैया, उसमें पूरा क्वेश्चन था, सॉरी। सॉरी, उसमें पूरा क्वेश्चन था, बट कितने मार्क्स का था मैं एक बार ये भी चेक कर लूँ। ठीक है, अच्छा ठीक है भैया, उसमें ना क्या था, 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, ये पूरा क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का सैंपल पेपर है ये, लास्ट ईयर का, इस साल का भी मैंने चेक नहीं करा, मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन दे दिया था और 5 नंबर का क्वेश्चन था ये, आप देख सकते हो 5 नंबर का क्वेश्चन था, बट इसमें कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं, देखो ना। डिबेंचर और सॉरी, डिबेंचर रिडीम का था और टैक्स पेड का था। डिबेंचर का मेरे ख्याल से इंटरेस्ट से लिंक था यहाँ पर, देख लेते हैं अभी के अभी, और बाकी तो आपको नॉर्मली दे ही रखा था। डिबेंचर का इंटरेस्ट से लिंक होगा, ठीक है भैया, डिबेंचर रिडम्पशन, डिबेंचर इंटरेस्ट, ठीक है। चलिए, भैया एक काम करते हैं, आज के सेशन को यहीं पर ऑफ करते हैं। आपकी क्या ड्यूटी रहेगी? आपकी सिर्फ एक ड्यूटी रहेगी कि आप या एक ड्यूटी रहेगी आपकी कि आप अच्छे से सीएफओए, सीएफआईए, सीएफएफए इन तीनों को अच्छे से रिवाइज करो और फिर इसके क्वेश्चन ट्राई करो। भैया याद रखना, आपकी बुक में थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना आगे पीछे, तो आपको मिलेंगे कुछ फॉर्मेट। फॉर्मेट कैसे? जैसे चलो एक बार फॉर्मेट भी डिस्कस कर ही लेते हैं। भैया सब करना है आपको, आप तो बाय बाय बोलते रहते हो। नहीं नहीं, बस थोड़ी सी फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट मैंने बहुत पहले भी दिखाया हुआ है गधो तुम्हें। या पहले दिखाने से क्या होता है, अब दिखाना पड़ेगा ना आपको। ओके सॉरी। अच्छा भाई। जी। भैया ये फॉर्मेट दे रखा है आपको। आपको पता है ध्यान से क्या देखना है, आपको बस कुछ चीजें ध्यान में रखनी है अपने, जैसे कि
मैं आपसे बोलूँ कि देखो यहाँ पर यह हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं। अब मैंने एबीसी बोला था, देखो इन्होंने कैसे लिखा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। यानी कि आपसे मैं बोलूँ, ये जो वर्किंग नोट है, इसमें क्या आएगा? एक तो एसपीएल का डिफरेंस आएगा, कोई अगर जीआर जनरल रिजर्व इश्यू हुआ है तो वो आएगा। आप इसमें डिविडेंड पे करके दिखाओगे इसी क्वेश्चन में। आप इसमें ईओ आइटम्स को एडजस्ट करके दिखाओगे, भले प्लस करना है, माइनस करना है। भैया और कुछ करेंगे? भैया आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को इसमें एडजस्ट करोगे। और कुछ करेंगे भैया? अगर मान लीजिए कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ हो रखा है, तो वो भी आप एड बैक मार देना यहीं पर। अगर वो यहाँ नहीं करता मन करने का, तो वो यहाँ करवा दूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये करके ये बैलेंस आप यहाँ पर डालोगे, फिर आपने लिखा आइटम्स टू बी एडेड, डेप्रिसिएशन, गुडविल, इंटरेस्ट, ये सारी चीज़ें क्या है? मैं आपसे बोलूँ, ये सारी चीज़ें या तो आपकी नॉन कैश है या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। जैसे कि नॉन कैश में क्या हो गया? डेप्रिसिएशन, गुडविल, पेटेंट क्या हो गया? नॉन कैश में। इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ये क्या हो गया भैया आपका? नॉन ऑपरेटिंग हो गया। भैया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट ये क्या हो गया आपका? नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश, इसको तो कुछ भी बोल सकते हो। भैया इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये याद रखना, कई बच्चे डाउट में पूछ लेते हैं कि इसको कैसे शो करना है, इसको यहाँ पर शो करना है। एक बात बोलूँ, पिछले साल के मॉड्यूल में इसके ऊपर क्वेश्चन था। इंक्रीज इन पीडीडी यानी कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसमें क्वेश्चन था, बट इस साल के मॉड्यूल में हटाया हुआ है इस क्वेश्चन को। इस साल के मॉड्यूल में पता नहीं सर क्यों हटा दिया। बट अगर मान लीजिए इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपसे बोला जाता है, तो आपको क्या करना है बच्चों? आइटम्स टू बी एडेड में नॉन कैश एक्सपेंस में इसको ऐड बैक मार देना, ऐड बैक मार देना। ये क्या है भैया? आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम से। नॉन कैश इनकम कुछ नहीं होती, तो नॉन ऑपरेटिंग है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, गेन, डिक्रीज इन पीडीडी, ये कभी हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता। डिक्रीज इन पीडीडी अक्सर आपको बढ़ा के दिया जाएगा, पर ठीक है, अगर हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये नॉन कैश इनकम है आपकी। मैं बोलूँ ये नॉन कैश इनकम है। या क्योंकि नॉन कैश इनकम यही दिख रही है मुझे कि कैश में रियलाइज़ नहीं हुआ, बट हाँ, पता है नॉन कैश कैसे? यार पहले मेरे को 8,000 नहीं मिलने वाले थे और अब मिल सकते हैं, तो ये नॉन कैश इनकम है, अभी नहीं मिली, बाद में मिल जाएगी, वैसे इनकम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो एक्चुअल पैसा है ना, बट ठीक है, मैं डिबेट नहीं करना चाहता, एंडलेस प्रोसेस है, मेरी थिंकिंग प्रोसेस कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है। ये 2 चीज़ें बताई मैंने। इसके बाद अगर आप देखोगे, तो अगर आप इन सबको ऐड करोगे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ जाएगा। भैया ऐसा ही क्वेश्चन करना है क्या पूरा फॉर्मेटिंग? इतना आप एक्चुअली में नहीं कर सकते। एक्चुअली में प्लीज़ ट्रस्ट माय वर्ड, आप इतना नहीं कर सकते। आपको क्या करना होता है, आपको जैसा बन सकता है ना बनाओ। बट थोड़ा-सा ख़्याल रखना कि आपकी ये जो रिदम है ना, जो लेवलिंग है वो ऐसी रहनी चाहिए कि ऐसा दिखे एटलीस्ट एग्ज़ामिनर को कि आपने सही करा है। कहीं ये नहीं कि ये ऊपर ये नीचे, ऐसा मत करना बस, ठीक है? फिर इसके बाद आप देखोगे कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया, फिर आप कुछ कर रहे हो। क्या कर रहे हो मैं बताता हूँ। सीए का घटना और सीएल का बढ़ना, ये आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये जो चीज़ अच्छी होती है, ये चीज़ जो बुरी होती है वो आप यहाँ पर ऐड कर रहे हो। यहाँ पर क्या कर रहे हो, सीए का बढ़ना और सीएल का घटना या माइनस कर रहे हो। देखो ना भैया, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंस, एसेट एसेट क्या हो रही है आपकी, बढ़ रही है, बट तब भी आप क्या कर रहे हो, इसमें माइनस कर रहे हो। इन्वेंटरी आपकी बढ़ रही है, आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो। ये मैं आपको बता चुका हूँ। फिर कैश जनरेटेड आएगा, एबीसी आप इन सबको ऐड करोगे, डीईएफ को, तो आपको क्या आएगा, कैश जनरेटेड। फिर आपको क्या करना है, जो इनकम टैक्स पे होता है, जो सबसे लास्ट में माइनस करते हैं, वो आपने माइनस करा। फिर आ गया भैया कैश फ्लो या फिर कैश यूज्ड, जो भी आना होगा वो आ चुका होगा, यही इसने लिख के दिखा दिया है। भैया कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है तो वो यहाँ भी एडजस्ट कर सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो। मैं कहता हूँ ऊपर ही कर देना, यहाँ करने की कोई ज़रूरत नहीं, एग्ज़ामिनर बिल्कुल नाराज़ नहीं होगा, बिल्कुल नाराज़ नहीं होगा। ये आपने करा। फिर भैया इन्वेस्टिंग के लिए तो आपको सारी चीज़ें बताई गई है कि प्रोसीड-वोसीड जो भी होता है वो करना है। फाइनेंसिंग के लिए आपको सारी चीज़ें बताई थी। फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ऐड करो और ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दिखाऊँ मैं आपको? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ओपनिंग वाला आपने ऐड करा, कौन-कौन सी चीज़ आ रखी है? कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म डिपॉज़िट, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, ये 3 महीने वाली होनी चाहिए। 3 महीने तक की होगी तो ये सारी चीज़ आ जाती है। ये सारी चीज़ें आप इसमें ऐड करोगे। शॉर्ट टर्म डिपॉज़िट्स का मतलब वही है ना कि भैया मैंने 2 महीने के लिए किसी बॉन्ड में पैसा डाला है, आ जाएगा पैसा। भैया करंट इन्वेस्टमेंट 1 डेढ़ महीने की, मार्केटेबल सिक्योरिटी 3 महीने का, मैक्सिमम 3 महीने तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप ऐड करोगे, जो भी आपका बैलेंस आएगा, आप देखोगे कि जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सेम आ रहा है। वो जो क्लोजिंग और ओपनिंग वो सेम आ रहा है। एक बार प्लीज़ इसको पढ़ लेना, ये वही चीज़ है जो मैं अभी बता रहा था। रिजर्व, डिविडेंड, पेएबल, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, राइट? भैया कुछ भी बताने लायक सीएफएस में नहीं बचा है। इन केस कुछ मिस हो गया है और आपको लगता है कि मैंने नहीं बताया, प्लीज़ आपको क्या पत करना है आपको पता है। आपको क्वेरी रेज़ करनी है, आपको उसका जवाब मिल जाएगा और बेटर ये भी होगा कि अगर आप क्वेरी रेज़ करोगे तो आपको क्या होगा कि सबको मिल जाएगा वो, बट है क्या, कुछ भी रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया मैं इसको पूरा का पूरा फेस टू फेस में करवा चुका हूँ। भैया पिछले 2-3 क्लासेस से फेस टू फेस वाले नहीं है मेरे पास, क्योंकि उनका पूरा सिलेबस हो चुका है। मैं बस ये आपको अलग से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ठीक है? भैया अगर मुझे लगा कि इसमें मेरे को क्वेश्चन्स और ऐड करने चाहिए, तो मैं आपको करके दे दूँगा। चूँकि मुझे लग रहा है कि 50-50 है, मैं करता हूँ या नहीं करता, वो डिपेंड करता है मुझ पे। बट हाँ, आपको ये फॉर्मेटिंग देखकर कुछ क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करनी है। एटलीस्ट 5 6 से 6 क्वेश्चन आप ट्राई करोगे। मैं एक बात बोलूँ, अगर मैं क्वेश्चन कराने भी आया ना,
तो हर बात को मैं ये बताऊँगा कि मैंने ये तब बताया था, मैंने तब बताया था, इतना याद रखना आप लोग। तो प्लीज़ एक बार ट्राई इट ऑन योर ओन, करने की कोशिश करो, हो जाएगा। ठीक है? आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। स्टिल रिवाइज़ करिए सीएफएस को। आपकी ऑलमोस्ट जो थर्ड बुक है पूरी की पूरी खत्म हो चुकी है। अब 2 चैप्टर्स की आपको वीडियोज़ और मिलनी है जो इसके बाद आएगी। एक डिबेंचर्स की बोल सकता हूँ मैं और एक डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बोल सकता हूँ। तब तक चलिए सेफ रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छे से रिवाइज़ करिए। बाय-बाय।